ऑनलाइन जुड़े सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। मैं सुनीत गौतम, उप प्रबंधक सहकारिता प्रशिक्षण विभाग एनडीडीबी आनंद में काम करता हूं। एनडीडीबी द्वारा आयोजित एनडीडीबी संवाद में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एनडीडीबी संवाद की शुरुआत हमने सन 2020 में की थी। इसके माध्यम से हम जो पशुपालन से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके दूसरे हैं, जो हितधारक हैं, उनके लिए हम अलग अलग जैसे नई नई जानकारी हम प्रदान करते हुए हैं। अभी जो हमारा आज का जो विषय है वो बहुत खास विषय है। डेयरी फार्म के मूल सिद्धांत और उसके प्रबंधन के बारे में हम बात करेंगे। डेयरी फार्म जैसे कुछ किसान लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, तो जो क्या ऐसी खास बात है जो एक पशुपालक को समझना जरूरी है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित है डॉक्टर के एन वाधवानी। डॉक्टर के एन वाधवानी ने पीएचडी पशुपालन पे अपनी क्वालिफिकेशन की है और रिसर्च साइंटिस्ट और हेड है ये एलआरएस कामधेनु यूनिवर्सिटी के। इनका 37 साल 37 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन जैसे कामों में। इनको की अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो इनके पास 2 रिसर्च अवार्ड है और 9 अवार्ड इन कॉन्फ्रेंस ये पशुपालन के ऊपर इन्होंने हासिल किए हुए हैं। आज ये हमारे बीच उपस्थित है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये हमें आज जानकारी देंगे पशुपालन के बारे में, जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो अब मैं डॉक्टर के एन वाधवानी को आगे प्रोग्राम बढ़ाने के लिए मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सुमित, थैंक यू वेरी मच। भाइयों और बहनों, आज मैं अपनी मन की बात करने आया हूं। आपसे कुछ बातें शेयर करने आया हूं पशुपालन के बारे में, जो मैंने अपने 37 ईयर्स में समझा है, वो आपसे शेयर करने आया हूं। आप कई पुरखों से पशुपालन करते आते होंगे। कई लोग संकर गाय रखते होंगे, कई लोग भैंसे रखते होंगे, कई लोग देसी गाय रखते होंगे। तो सबका जो मैनेजमेंट है, व्यवस्था पालन, वो बिल्कुल अलग है। मैं पूर्व कुल मिला जुला सब बात करूंगा, और आप कहीं पे आपको नोट करना हो, लिखना हो तो लिखते जाना, क्योंकि कई कई नई रिसर्च हमने अभी अभी की है, जो अभी इंडिया में फर्स्ट टाइम हुई है, संशोधन फर्स्ट टाइम हुआ है। उस पर आप लिखते जाइए तो आपका शायद पशुपालन और सुधर सकता है। मैं अपने फार्म के बारे में ही बताऊंगा। मेरा फार्म है, अभी मेरे पास 400 जानवर है। उसमें 300 संकर गाय है, 100 देसी गाय है, और मेरा प्रोडक्शन दिन का 1700 लीटर है। पीपीटी। हाँ दोस्तों, अभी बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्या है। तो एनिमल हस्बेंड्री एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। इसमें देखिए तो भाई आपको फीडिंग में ध्यान रखना है, उसका संवर्धन में ध्यान रखने का है, हाउसिंग में और हेल्थ केयर। तो ये एनिमल हस्बेंड्री ये कोई आर्ट नहीं है या कोई साइंस नहीं है, ये दोनों मिला के साइंस एंड आर्ट है। तो जो एनिमल हस्बेंड्री है वो 4 पिलर पे निर्भरित है। तो कौन से 4 पिलर है? जैसे ब्रीडिंग है, वेडिंग है, हेडिंग है, फीडिंग है। अपने कोई घर बनाएंगे तो 4 पिलर पे बनाते हैं। तो ब्रीडिंग की बात करेंगे तो अपनी जो ब्रीड है वो प्योरिटी और अपग्रेडेड मेंटेन होनी चाहिए। यानी अपने काकरे रखते हैं तो उसका ब्रीडिंग काकरे से करना है, घीर रखते हैं तो घीर से करना है। अगर हमने 75% HF क्रॉस रखते हैं तो 75 आगे बढ़ाना है, उसको फिर चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपका प्रोडक्शन डामाडोल हो जाएगा। दूसरा फीडिंग की बात करते हैं हम। तो फीडिंग में क्या करना है? तो भाई अपने पास जो फीड है वो कैसे खिलाना चाहिए, कितना खिलाना चाहिए, उसकी जानकारी अपने पास होनी चाहिए। जानवर कौन सा फॉडर पसंद करते हैं, कौन सा नहीं करते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे अपने अभी हम बात करेंगे गोतर की। गोतर यानी ड्राई फॉडर निकलता है मूंगफली का। तो ऐसे कई प्रकार के हैं, मूंगफली का है, मसूर का है, मूंग का है, तूर का है, सोयाबीन का है। तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है जानवर के लिए? तो मूंगफली का है, उसके बाद मूंग का है, उसके बाद तूर का है। बाकी के जानवर बहुत कम खाता है। तो ये सब देखना पड़ेगा आपको कि भाई कैसे खिलाया जाए, कितना दाना देना चाहिए, वो बात करेंगे बाद में। वीडिंग यानी मतलब जो जानवर आपका प्रोडक्शन से कम है, जैसे भाई इसकी जो थन बंद हो गए, है ना, दूध नहीं दे रही है, कम दे रही है, प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, एबॉर्शन हो रहा है, तो ऐसे ऐसे एनिमल को आपको के निकाल देना चाहिए। और हेडिंग की बात करेंगे तो रहने के लिए घर, रोटी कपड़ा मकान जो अपने बात करते हैं,
मोदी साहब देखो अभी कितने लोगों के लिए घर बनवा रहे हैं। तो ऐसे घर की बात जो आती है तो जानवरों का घर कैसा होना चाहिए, और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ। नेक्स्ट। तो ये काफ मैनेजमेंट में करेंगे। काफ पहले जो माँ के पेट में होता है बच्चा, तब से उसका मैनेजमेंट शुरू होता है। उसके बाद बच्चा बाहर आता है तब उसका होता है, फिर वो जब बड़ा होता है तब मैनेजमेंट, और गाय बनती तब। ये पूरा माँ के पेट से लेके गाय बनने तक ये मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। तो पहले बात करेंगे काफ मैनेजमेंट में। तो काफ मैनेजमेंट में देखने जाए तो कोई भी ऐसे बहुत टफ ऑपरेशन है। जैसे अपने घर में बच्चा आता है तो अपने माताश्री क्या करती है कि उसको अच्छे से कपड़े में लपेट के रखते हैं, किसको ज्यादा देते नहीं है, और उसको किसका इन्फेक्शन नहीं लग जाए ऐसा ध्यान रखते हैं। तो ऐसे इस बछड़े को भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसको पहले तो इसकी जो मोर्टालिटी है, मरण प्रमाण 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हुआ तो आपका फार्म लॉस में है। देसी गाय में क्या हो गया, मर गया तो उसका माँ का दूध कम हो जाएगा। वो जो 300 दिन दूध देती है उसके जगह 250 दिन देगी, 200 दिन देगी। ये देसी गाय में बहुत प्रॉब्लम है, भैंसों में भी बहुत प्रॉब्लम है। तो अपने को इसमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट। अभी बात करेंगे उसको, जब बच्चा आता है तो माँ के पेट में होता है, बरोबर है ना। तो माँ के पेट में होने से पहले 6 महीने जो प्रेग्नेंट होती है माँ, उसमें ज्यादा उसको न्यूट्रिएंट होते हैं इसकी बहुत कम चिंता करते हैं, क्योंकि उस टाइम दूध भी देती है। तो दूध देती है तो हर किसान खिलाता है, अच्छे से अच्छे खिलाता है। किसान कहाँ क्या करता है कि जब दूध बंद हो जाता है तब खिलाने में कंजूसाई करता है कि दूध नहीं देती है तो खिलाए क्यों। पर बहनों, उसके पेट में बच्चा पल रहा है, उसके लिए खिलाना है आपको। और जब नहीं खिलाओगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा ये आपको मैं अभी बताता हूँ। अभी जब बच्चा पेट में हुआ तो उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। अब ग्रोथ फास्ट होता है यानी जो पहले 6 महीने में होता है उससे 3 गुना ज्यादा 3 महीने में होता है, लास्ट 3 मंथ में होता है। यानी 65% लास्ट 3 महीने में और 35% आगे के 6 महीने में। अगर इतना फास्ट ग्रोथ है, अगर आप उनको कम खिलाओगे या नहीं दोगे तो बच्चे का विकास नहीं होगा, कई कई समस्या आएगी, वो बाद में मैं बताता जाता हूँ। नेक्स्ट। तो गाय को अपने को क्या करना है भाई, एक तो उसके बॉडी मेंटेन करना है, उसके लिए खिलाना पड़ता है। कई जो बछड़ी होती है फर्स्ट टाइम का बियाती है, वो भी वजन में बढ़ती रहती है दूध देने के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी। ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको मैं उसको कैसे करने का बात बताता हूँ। फिर उसको अच्छा खिलाओगे तो जो फर्स्ट दूध निकलता है वो बहुत बढ़िया होता है। और दूसरा, उसकी बॉडी में पूरी मात्रा में फैट जमा होना चाहिए, उसको बॉडी रिजर्व कहते हैं। क्योंकि डिलीवरी के बाद, काविंग के बाद जानवर का वजन कम शुरू हो जाता है होना। तो कभी कभी इतना कम हो जाता है तो हीट में नहीं आती है, गर्मी में नहीं आती है, और गर्मी में नहीं आएगी तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। इसलिए उसको बहुत ही अच्छे से माँ को खिलाना है प्रेगनेंसी में। नहीं खिलाओगे तो आप एक गौ हत्या कर रहे हो, ऐसे मैं आपको कहूंगा। नेक्स्ट। अब कोलोस्टोम फीडिंग की जो बात करेंगे तो भाई उसको आपको 15 से 30 मिनट बहुत बढ़िया टाइम है। नहीं तो 2 घंटे के अंदर तो पिलाना ही पिलाना है। नहीं तो क्या होगा, अंदर की जो दुकान है ना, जो आंतों में छिद्र होते हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो कोलोस्टोम में जो तत्व होते हैं, जो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, जो रोग प्रतिकारक शक्ति बछड़े को देते हैं, वो बछड़े के शरीर में नहीं जाती है और बछड़े का मरने का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। मित्रों, यहाँ पे और दूसरी बात कहूंगा। मैं तो आपसे पूछ नहीं सकता हूं अभी, कितने लोग अपने बछड़े बछड़ी का वजन करते हैं? एक भी नहीं होगा, बरोबर। तो ये प्रॉब्लम आपको अभी अपने घर पे अपनी माता दादी बनती है तो नर्स को पहले पूछेगी भाई मेरे बच्चे का वजन कितना आया है, कितने पाउंड का हुआ है, ये पहले पूछते हैं हम। क्यों?
क्योंकि उसका विकास उस पर निर्भर है। ऐसे जानवरों में भी अगर आपने वजन नहीं किया, वीक आ गया बच्चा, तो उसका विकास नहीं होगा, वो डिलीवरी पे प्रेग्नेंट जल्दी नहीं होगी और जल्दी गाय नहीं बनेगी, नुकसान आपका है। इसलिए वजन करो। अगर आपके पास नहीं है तो 8-10 इकट्ठे होके ले लो, महंगा नहीं आता है, और उसका यूज करिए आप। आपको अपने आप मालूम पड़ेगा कि कितना वजन होना चाहिए। संकर गाय में संकर ये होता है, उसका कम से कम 25 किलो से नीचे आएगा तो दिक्कत में आ सकती हो। देसी गाय में 22 किलो से नीचे आएगा तो दिक्कत में आ सकती हो। भैंस में भी 22 किलो से नीचे दिक्कत में आ सकती हो। यानी 22 से 25 याद रखने का। 25 से ऊपर आते बहुत अच्छा है, 22 से ऊपर आते बहुत अच्छा है। कभी कभी क्या होता है, आपका बछड़े का वजन आ जाएगा लेकिन मां लुढ़क जाती है। क्यों लुढ़क जाती है? कि भाई आप बच्चे ने तो पूरा खींच लिया माँ के शरीर में से, तो मां लुढ़क जाएगी। नहीं खिलाओगे तो, अच्छा खिलाओगे तो मां भी नहीं लुढ़केगी और बछड़ा भी नहीं लुढ़केगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट। अच्छा, अभी ये आप देख सकते हो बछड़े को दूध पिलाने के तरीके। तो तरीके में देख सकते हो, तो एक टब में पिला सकते हैं और एक डायरेक्ट वहां से पी सकते हैं, जो माँ की तरह माँ से थन से लेते हैं। ये देखिए आप, बछड़ा दूध पी रहा है माँ के थन से, ऐसा लग रहा है उसको, और बाजू में देखिए नीचे से दूध पी रहा है। दोनों पॉसिबल है। डिलीवरी के बाद बछड़े को माँ से अलग कर देना पड़ता है, साफ करके उसको अलग छेड़ में ले जाना पड़ता है, और जो नीचे पी रहा है ना उसको सिखाना पड़ता है। उसको सिखाने के लिए मुंह में दूध की उंगली डाल के उसको देनी पड़ेगी पहले, फिर स्लोली स्लोली नीचे ले जाना है। वो फिर समझ जाएगा दूध नीचे से आता है तो पीना शुरू करता है। और ऊपर वाला बाजू में देखते हो वो माँ से थन से दूध लेता है, ऐसा उसको फीलिंग आती है। तो ये में बछड़े का विकास बहुत ज्यादा होता है। जो माँ के तरह दाता है उसमें विकास ज्यादा देखने को मिलता है हमको। ये पीता है दूध, इसलिए आप ऐसे लेके भी कर सकते हो। लेकिन इसमें जो रबर ट्यूब आती है, निप्पल, उसको बहुत ही केयरफुली धोना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ अच्छे से नहीं धोया तो क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन लग सकता है। उसके जो काड़ा है, होल, वो बड़ा हो जाता है, वो भी आपको चेक करना है। तो उससे क्या होगा, आप उसको मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन विकास बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अभी नया कंसेप्ट, ये जो हमारी रिसर्च है, संशोधन है, इंडिया भारत में प्रथम बार हुई है। हमने हाई मिल्क फीडिंग प्रैक्टिस है, ज्यादा से ज्यादा दूध दो बछड़े को। अभी तक क्या करते थे, 2 लीटर सुबह को, 2 लीटर शाम को, 9 महीने तक देते थे, यानी 360 लीटर दे दिया। लेकिन 360 देने से विकास नहीं होता है। इसकी वजह बताता हूं कि बछड़े के पेट में भगवान ने 4 पेट दिए हैं। उसमें जो एक पहला पेट है वो दूध का ही पाचन करता है 50 दिन तक। उसके बाद घास चारे और दाने का पाचन करने वाला पेट काम करता है। जब दूध वाला काम करता है तो घास और हरा चारा और दाना कैसे पाचन होगा? नहीं पाएगा, है ना। ये दाना पाचन नहीं हो पाएगा। पाचन नहीं होगा तो बछड़े को आपको ज्यादा से ज्यादा दूध देना पड़ेगा, क्योंकि उसका विकास अटक जाएगा, उसका वीक हो जाएगा बच्चा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दूध दो, उसका विकास बढ़ता है। हमको ऐसे भी देखने को मिला, अभी हमने रिसर्च चालू है उस पर। हमने ये रिसर्च की, उसका दूध ज्यादा देने से जो पहली मर्तबा बछड़ी ब्याई है तैयार होके, वो 22 लीटर से कम दूध नहीं दिया है। दिन का 22 लीटर दूध उनमें देखने को हमको मिला है। एक नहीं, 13 जानवर में, अभी और आ रहे हैं। तो ये दूध ज्यादा पिलाने से बछड़ी में जो अंदर होते हैं, जो दूध बनाने वाली ग्रंथि होती है, उसका विकास बहुत होता है। ये मेन इसमें हार्द छिपा है। इसलिए दूध ज्यादा आने की वजह ही है। रिसर्च ऐसी कह रही है कि प्रति 100 ग्राम ज्यादा वजन बढ़ने से 150 लीटर ज्यादा दूध प्रथम मर्तबा बिहार के बाद आता है। यानी आपका 300 आता था, 800 हो गया, तो 500 ग्राम बढ़ गया, तो 5 गुना 150, 750 केजी दूध बढ़ जाएगा। अब 750 केजी का दूध
750 केजी का दूध बढ़ने से आपका उसका दूध का खर्चा निकल जाएगा। आप उसको 35 रुपए से भी गुना करोगे तो आपने जो दूध ज्यादा पिलाया उसका सब खर्चा निकल जाता है। तो आपको तो बछड़ा फ्री में बड़ा हो गया। अगर आप 4 लीटर दोगे और तो आपका तो वजन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन 4 लीटर के 360 के लीटर के पैसे आपके जेब से जा रहे हैं। एक दूसरा, उसका विकास नहीं हो रहा है, बड़ी समस्या है। इसलिए हमने अभी एक नई हमने उसको टेक्नोलॉजी दी है किसानों को कि भाई हमको जन्म होता है तो 5, 6 और 8 और 9 और 12 उम्र में हमको ये देखने को मिला है कि रोज हमको पहले 7 वीक तक, पहले 7 वीक तक 5 लीटर देना है। उसके बाद हमको 5 लीटर देना है। पहले 7 देंगे, फिर 5 देंगे, फिर 3 देंगे। अब 6 अठवाडिये 5 वीक तक 7 लीटर, 6 से 8 में 5 लीटर और 9 से 12 में 3 लीटर दिया। ये हमने किसानों के लिए निकाली है। फिर से समझ लीजिए, पैदा होने से 5 हफ्ते तक 7 लीटर, 6 से 8 वीक तक 5 लीटर और 9 से 12 वीक में 3 लीटर दूध देने से उसका जो विकास होता है वो बहुत ही बेहतरीन उसका विकास होता है। उसकी लंबाई बढ़ती है, उसकी ऊंचाई बढ़ती है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि बछड़े को आपको हरा चारा 45 दिन तक देना नहीं है। अगर दोगे तो बछड़ा के पेट गोल होता जाता है, तो ये ध्यान रखना है। सूखा चारा और हर दाना खा सके उतना देना चाहिए। बच्चा अपने आप उसको खाएगा, उनको सीखेगा और 1 महीने के बाद वो खाने पे आ जाता है। ये हमने एक शेड्यूल बनाया है दूध का। तारा भरूचे तो देख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला हमने बनाई है। ये फॉर्मूला कभी सेकंड वीक में 4 लीटर, यानी पहले 2 वीक 4 लीटर दे दो, फिर तीसरे वीक में 5, फिर 5.5, 6, 6.5, 7, 6.5, 6, 9 वीक तक हम अभी आ गए। जो हमने आगे बताया वो 84 डेज की रिसर्च है हमारी, 90 दिन की। अब 90 दिन के हटके हम यहाँ पे 63 दिन पे यानी 9 वीक पे दूध बंद करने का प्रयोग कर चुके हैं। इसका रिजल्ट हमने देख लिया, बहुत ही बढ़िया है। इसलिए आपको ये हम फॉर्मूला दे रहे हैं, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो। आपको जो सूटेबल हो, ये दोनों प्रयोग में से आप इसको ले सकते हो। यानी 5 वीक तक 7 लीटर, फिर 6 से 8 में 5 लीटर, फिर 3 लीटर ये भी कर सकती हो, या फिर ऐसे आधा लीटर बढ़ा के भी कर सकते हो। अब अपनी बात करेंगे भाई दाना खिलाने का, बरोबर। बछड़े को पूरा दाना मिलना चाहिए 3 महीने के बाद, क्योंकि दूध बंद कर दिया आपने। उसके बाद 45 दिन के बाद आप हरा चारा चालू कर रहे हो, तो हरा चारा 45 दिन के बाद कैसे करोगे? 100 ग्राम बढ़ाओगे, 200 ग्राम दोगे, फिर 3 महीने का होगा तो 500 ग्राम तक आपको देना है। हमको यह देखने को मिला है कि बछड़े को अपनी माँ के साथ बांध देते हैं पहले दिन से, उसकी माँ के साथ वो हरा चारा खाता है, उसके पेट में कर्म पड़ जाते हैं, जीवात पड़ जाती है। ये आपको नहीं करना है, इसलिए उसको अलग रखिए और 45 दिन तक हरा चारा नहीं देना है। और उसको दाना और सूखा चारा अच्छी क्वालिटी का देना है। मेहरबानी करके हाथ जोड़ता हूं मैं, आप उसको चावल का मत दो। मैं पूरी इंडिया के किसानों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उससे जानवर की हेल्थ खराब होती है, वो देने से जानवर आपका वीक पड़ता जाता है। नेक्स्ट, अब ये भी आप दाने का अपने फॉर्मूला बनाया है भाई, 3 से 6 महीने में आपको 500 से 700 ग्राम देना है दाना, और इस दाने में 25% प्रोटीन होना चाहिए। मित्रों ये लिख लेना मेरा, ये 3 से 6 महीने में 500 से 700 ग्राम देना चाहिए, 6 से 9 में 1 किलो, 9 से 18 महीने में 1.5 किलो और 18 के बाद 2 किलो, जब तक वो प्रेग्नेंट होती है। इस फॉर्मूला से मेरी बछड़ियां, शंकर गाय बछड़ियां, वो 14 महीने पे प्रेग्नेंट हुई है। आप सोच लो अभी कि 14 महीने में प्रेग्नेंट हो गई तो 23 महीने में मेरी रेडी हो गई, समझे ना? तो बछड़े को और बछड़ी को दाना खिलाना। अच्छा, अब जब देसी गाय है
तब उसको आपको मार्ग से ही आपको दाना पड़ेगा। तो पहले जो बताया ना मैंने 7 लीटर, उसमें आप 10 दिन के बाद 50 दिन तक यानी उसको कम से कम 2 टन दीजिए। हम 1 टन देते हैं, कई लोग देते होंगे, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। नहीं देते हैं तो देना शुरू करो। 50 दिन तक 2 आंचल, उसके बाद आप 1 आंचल कर सकती हो, ठीक है ना। क्योंकि देसी गाय में तो बछड़ा आपको देना ही देना पड़ेगा जब तक वो आपको ड्राई नहीं करती हो। तो ये बात आप संकर गाय के लिए और देसी गाय के लिए समझ लीजिए। नेक्स्ट, आप ये देख रहे हैं ल्यूशन है, ये अभी बेस्ट क्वालिटी का मार्केट में आ रहा है। ये अपने कहते हैं ल्यूशन, आप जैसे आपके कई एरिया में बरसिम होता है, बरसिम जैसा है, इसमें 22% प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, अब इसमें डी हॉर्निंग और डिसबर्डिंग की बात कर रहे हैं हम, तो क्रॉस ब्रीड में तो आपको ये करना पड़ेगा। देसी गाय में और भैंस में नहीं कर सकते हो। यानी भैंस का आएगा बछड़ी पाड़ी पाड़ा, उसमें नहीं करना है, देसी गाय में नहीं करना है, ये करना है सिर्फ आपको संकर गाय में। तो भाई इसको 10 और 14 साल की दिन की उम्र में इसको हम कर देते हैं। नेक्स्ट, आप देख सकती हो इसको नंबर प्लेट भी लगाते हैं बच्चे लोग, ये जो डॉक्टर बन रहे हैं कॉलेज में ये लोग काम कर रहे हैं, देखिए तो ये लगाते हैं। उसके साथ देखो उसका डिसबर्डिंग करते हैं, ये गरम एक सलिया आता है, वो गरम करते हैं हॉट एकदम, और उस पर लगा देते हैं। उस पर 1 मिनट लगाने के बाद उसको आपको एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना भूलना नहीं यार। आपका जो घर पे कोकोनट ऑयल हो वो लगाना, और दूसरा देखना कि कौवा वहां पे नहीं आ जाए। अगर कौवा आ गया तो कौवा को जबड़ी खींचने की कोशिश करेगा, ब्लीडिंग हो जाएगा और फिर से आपके वहां जीवात पड़ जाएगी। तो आपको ये देखना है कि वहां कौवा नहीं घूमना चाहिए। फिर 8-10 दिन में सूख जाएगा और अपने आप गिर जाएगा, फिर वहां से इसके जो सींग निकलते हैं जानवर के वो नहीं निकलेंगे, बरोबर। क्योंकि संकर गाय में सींग निकलते हैं, वो एक जैसे नहीं निकलते हैं, इसलिए ये करना पड़ता है, नहीं तो आपके जानवर दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। नेक्स्ट, अब डीवर्मिंग की बात करते हैं, डीटिकिंग की बात करते हैं। डीवर्मिंग यानी जो चरम पड़ते हैं उसकी दवाई देनी चाहिए आपको। तो 3 महीने पे दो, फिर 6 महीने पे दो, फिर 12 महीने पे दो, फिर हर साल दो। ये आपके वहां से जो डॉक्टर्स है आपके साथ में, आपके एरिया में, उनसे कंसल्ट करके उनकी दवाई दीजिए। इनके जो बच्चे में तो बहुत ज्यादा होते हैं तो वो निकल जाने चाहिए। अब डीटिकिंग की बात की है तो कभी कभी क्या होती है, जानवर के शरीर पे टिक्स हो जाती है, यानी छोटे छोटे जीवात होती है, और दिन को चली जाती है अंदर जहां आपने जानवर बांधा है, वो मेंजर है वहां के अंदर चला जाता है, और वहां चला जाने से वो रात को घूमने निकलता है भैया, और फिर वो जानवर के शरीर पे चोट के खून पीता है और जानवर दुबला हो जाता है, कभी बीमारी हो जाती है जैसे थैलेरियोसिस, बेबेशियोसिस, और जानवर मर जाता है। तो नेक्स्ट, इसके लिए हमने ये आपके देखा, ये कई दवाएं, ब्यूटेक्स करके कंपनी, ब्यूटेक्स दवाएं मार्केट में, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन है, अच्छी कंपनी वाला लगाइए आइवरमेक्टिन, बहुत हल्के भी मिलते हैं, 100 रुपए का 10 ml मिलता है, वो बढ़िया वाला है, वो लगाइए, आपके टिक सब दूसरे दिन गिर जाएगा। ये दूसरे पंप से हम लगा रहे हैं वो भी आपका निकल जाएगा। आप देख सकते हैं टिक्स कैसे ऊपर। नेक्स्ट, ये आप दूसरा कर सकते हो, फ्लेम गन। अपने घर पे सिलेंडर हो, ऐसे फ्लेम गन मिलती है मार्केट में, गैस को बाटले को लगा के ऐसे जला के चालू कर दो, गैस वेल्डिंग होती है ना, ये गैस वेल्डिंग वाला है, इससे सब बात मर जाएगी। क्या कोने में फंस जाती है, आपको दिखेगी नहीं, दिन को रात को निकलेगी गार्डन में घूमने के लिए, तो आपको ये करना पड़ेगा, जानवर को साफ सफाई करनी पड़ेगी, है भैया। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अब ये अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल है, जनवरी फरवरी में एफएमडी करो, मार्च अप्रैल में ब्रुसेलोसिस करो, अप्रैल में एंथ्रेक्स का करो, जून जुलाई में एफएमडी करो, ब्लैक क्वार्टर करो, फिर एचएस करो। अभी तो मोदी साहब ने बहुत बढ़िया किया है, ब्रुसेलोसिस फ्री पूरा देश होना चाहिए, एफएमडी फ्री तो उन्होंने कर दिया है, वैक्सीन मिलती है गवर्नमेंट से, सबसे फ्री मिलती है। तो ये बहुत बड़ा मुहिम उन्होंने चला है और जानवरों की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। अभी हमारे वहां लंपी बहुत चला था, आप सबको मालूम होगा, है ना। तो लंपी का डिजीज है, किसके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद जो वैक्सीन मिली और जो हमने प्रोटोकॉल मेंटेन किया,
उसने लंबी को भी हमने कंट्रोल कर लिया है। नेक्स्ट, अब बछड़ी पालन की बात करें। अब बछड़ी पालन में बताऊं मैं कि अगर आप मोदी साहब को मिलना है तो आप प्लेन से जाओ या ट्रेन से जाओ, आपको डिसाइड करना है। अगर प्लेन से जाओगे तो जल्दी के वापस आ जाओगे, ट्रेन से जाओगे 4 दिन के बाद मिलके वापस आओगे। ऐसे ये बछड़ी है, बछड़ी को बैंक कहते हैं। इसको जितना अच्छा खिलाओगे इतना वो जल्दी गाभिन होगी, इतना जल्दी आपको दूध देगी। वो अन्यथा बछड़ी तो क्या खाती रहेगी, 4 साल के बाद बच्चा देगी। और जो बछड़ी लेट प्रेग्नेंट होती है वो अपनी लाइफ में बहुत कम दूध देती है, कम बेहतर दूध देती है, वो आपका लॉस करती है। इसलिए पहले खिला के जल्दी दूध में लाना वही आपके मुनाफे वाली बात है। हम कहते हैं क्रॉसब्रीड को 325 किलो से ज्यादा पहले प्रेग्नेंट नहीं करो। मित्रों ये लिख लेना कहीं पे भी, 325 किलो का वेट हो जाए बछड़ी संकर क्रॉस तब, और देसी गाय और जो पाड़ी 300 किलो की होनी चाहिए। इससे कम क्या होगा कि बछड़ी का वेट जब प्रेग्नेंट होकर डिलीवरी करेगी तब 400 किलो से कम आ जाएगा। आपने 280 पे कर लिया तो 400 किलो से कम आएगा। 400 किलो से नीचे आने वाली बछड़ी फर्स्ट लैक्टेशन में पहली मर्तबा जो भी आती है दूध नहीं निकालती है, कम निकालती है। हम कबड्डी खेलते हैं ना, टीवी पे देखते होंगे, तो बॉर्डर को टच करते हैं वो जीत जाता है। ऐसे आपको 400 किलो का बॉडी वेट को टच कर रहा है। जानवर का 400 किलो से बॉडी वेट कम हुआ मतलब समझो आपका जानवर गया। उसके लिए ये 325 की हमने बॉर्डर बनाई है कि इससे नीचे कम प्रेग्नेंट नहीं करो, इसके बाद करो, ताकि डिलीवर प्रेगनेंसी में उसका वेट बढ़ता है। और हमने देखा है 475 तक चला जाता है। डिलीवरी के बाद वो 60-70 किलो बॉडी वेट घुमाता है, लूज हो जाता है, तो 410 415 पे आके जानवर अटकता है। अगर इससे 500 तक भी ले जाते हो तो बहुत बढ़िया है, तो आपका जानवर बहुत दूध निकालता है। अब 20-22 लीटर पक्का है दूध निकलना संकर गाय में, अगर इतना वेट है तो। नेक्स्ट, अब देख रहे हीट डिटेक्शन का, ये देख सकते हो आप, है ना, ये हीट सिम्टम है। आपकी गाय हीट में आई है, नीचे वाली हीट में, ऊपर वाली नहीं है। ऊपर वाली को अगर दूसरी कूदेगी वो खड़ी रहेगी तो समझ देखो पीछे वाली भी है, लेकिन अब नीचे वाली अभी प्रेग्नेंट वो हीट में है। और आप देखे बाजू में डॉक्टर भी यही कर रहे हैं, है ना। ये हमारे पास स्पेशल आदमी रखो है हमने नॉलेजेबल, वो एआई करते हैं। तो एआई का भी एक बड़ा एक साइंस है। अभी उसके टाइम कम है मेरे पास बात करने का। तो आपका देखिए बाजू में गाय खड़ी, उसे पानी निकल रहा है अच्छा वाला, तो अच्छा खिलाओगे, अच्छा रखोगे तो ऐसा पानी क्लियर दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। आगे चले जाएगी हीट में से, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप प्रेग्नेंट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, अभी ये प्रेग्नेंट है, जनरल मैंने प्रेग्नेंट एनिमल की बात करेंगे। प्रेग्नेंट एनिमल की बात करिए जब बछड़ा माँ के पेट में होता है, यानी पहला लेवन तो माँ के पेट में होता है भैया। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि कम से कम अभी इसको माँ को जब दूध बंद करना कर दो, तो दूध बंद कर देने से इसकी 3 पद्धति है, या उसको पूरा बंद कर दो एक साथ, या एक दिन छोड़ के बंद दो, या एक टाइम छोड़ के दो। इसमें से एक टाइम छोड़ के दोने वाला टेक्निक बढ़िया है। अगर आपका जानवर डिलीवरी के 2 महीने पहले 11 लीटर निकालता है तो उसको ड्राई करने के लिए आपको दाना बंद करना पड़ेगा, आपको हरा आधा करना पड़ेगा। सूखा चारा दो तो 2-3 दिन में उसका दूध गिर के 2-3 लीटर पे आ जाएगा, और उसको आप ऐसे करके ड्राई कर सकते हो। ड्राई करने के बाद उसको दाना शुरू कर सकते हो। उसको कम से कम आपको 2 से 2.5 किलो जानवर की कंडीशन देख के देना पड़ेगा। और लास्ट 15 दिन अंतिम के 15 दिन 3 किलो तक दे सकती हो। ये करने से जब आपकी डिलीवरी होगी गाय की तो उसका जो बॉडी वेट लॉस होता है वो तो होगा ही, लेकिन इतना नहीं हो जाएगा कि वो नेक्स्ट टाइम हीट में नहीं आई। इसको हम कहते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। माँ के शरीर में शक्ति नहीं रहती है डिलीवरी के बाद कम खिलाने से, तो हीट में नहीं आती है समय से, और गाभिन नहीं होगी, नुकसान आपका है। जानवर ज्यादा से ज्यादा 120 दिन में प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। उसके बाद वो आपका मेहमान बन के रह जाता है, आपको खिलाना है उसको,
वो प्रेग्नेंट नहीं होगी फिर भी खिलाना है। कई के किसानों के घर पे ऐसे होता है, 2 भैंसे हैं लेकिन दूध डेयरी से आ रहा है। क्या भाई, एक तो दूध देना बंद कर दिया, डिलीवरी के बाद प्रेग्नेंट नहीं हुई, और एक 6 महीने की प्रेग्नेंट है, दूध नहीं है, डेयरी से लाके खाओ। तो ये सब होता है नहीं खिलाने का कारण। इसलिए प्रेगनेंसी में माँ को अच्छे से खिलाइए, उससे आपका माँ का विकास होता है, हिट में आती है, कोई बीमारी नहीं होती है। मेरे फार्म पे आज की तारीख में डिलीवरी के बाद कोई जानवर बीमार नहीं पड़ता है। 160 से 170 गाय विहाती है। नहीं हमको उसका दूध डिलीवरी के बाद ठंडी हो जाना या उसको दांत छोड़ देना, कीटोसिस कहते हैं, ऐसा नहीं होना, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है लास्ट 2 साल से। ये खिलाने का एक वजह है। अभी जब मैंने बताया ना भाई आपको जानवर को ट्राई करने के लिए, वो ये बात बता दी मैंने कि एकदम बंद कर दो, एक दिन एक टाइम छोड़ के करो, बिल्कुल बंद कर दो। तो मैंने बोला ना एक टाइम छोड़ के करने वाला मेथड बेस्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं डिलीवरी हुई है। नेक्स्ट, हाँ ये बड़ी चीज समझने वाली बात बताऊंगा कि डिलीवरी के बाद खाने की स्पीड कम बढ़ती है और दूध निकालने की स्पीड ज्यादा बढ़ती है। आप देख सकते हो ब्लू लाइन। अब दूध बड़ा ज्यादा निकल रहा है, खाना कम करेगा तो क्या करेगा, जानवर में बॉडी में नेगेटिव एनर्जी आएगा। खाना कम ज्यादा निकलना दूध, तो बॉडी से उसके तत्व निकलते जाते हैं। ये हर एनिमल में है, ये कॉमन बोल रहा हूं मैं, मेरे जानवर में भी होता है, आपके जानवर में भी होगा। लेकिन आपको इसकी गैप कम करनी है। इसलिए आपको कैसे करोगे, तो उसको अच्छी क्वालिटी का दाना, 25% वाला प्रोटीन वाला दाना, उसके दूध के 50% तक देना है। अब आप बोलोगे साला 50 लीटर दूध निकालता है साहब, तो मैं 25 किलो दूं? नहीं, आप उसके सामने रखिए, वो 6 खाता है, 7 खाता है, 8 खाता है। आप देखिए मेरे पास 33 लीटर दूध निकालने वाली गाय 13 किलो पे आके अटक जाती है, समझे? 13 किलो। उसके बाद हम आगे एक बताता हूँ, वो खिलाते हैं, वो आप कर सकते हो तो करिए, लेकिन दाना आपको देना पड़ेगा, कंजूसाई नहीं चलेगी, नहीं तो आप दूध को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, बाईपास फैट की बात करते हैं इधर। बाईपास फैट क्या चीज है, कई लोग जानते भी होंगे। जो रूमेन में माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो फैट को डैमेज करते हैं और डैमेज करके खुद ले लेते हैं और फिर वो जानवर को मिलता है। वो कभी मिला, कब मिला, कब कैसा हुआ मालूम पड़ता नहीं है। लेकिन ये बाईपास फैट डायरेक्ट माइक्रो से बच के हुए वो पूरा हाथों में चला जाता है और वहां से जानवर के शरीर में चला जाता है। तो जब एनर्जी कम पड़ती है तो ये बाईपास फैट देना चाहिए। क्रॉसब्रीड गाय में दिन का, संकर गाय में, संकर गाय की बात कर रहा हूं मैं, दिन का 100 ग्राम देना चाहिए, भैंस में भी 150 ग्राम देना चाहिए। देसी गाय को जरूरत नहीं है, देसी गाय को जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की बात कही मैंने, तो खाना कम खाने से जानवर में शक्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट, हाँ ये लाल देखिए, अब लाल बढ़ रहा है, वो ग्रीन मिल्क प्रोडक्ट दूध का है, और पिंक वाला है वो खाने का वाला है। अब वो खाना जैसे कम खाएगी, दूध ज्यादा निकालेगी, तो लाल एरिया जो देख रहे हो ना वो बड़ा होता जाएगा। और खाने का अच्छा दोगे, बेस्ट क्वालिटी का, तो वो गैप कम होती जाएगी, जानवर में शक्ति आती जाएगी। नेक्स्ट, अब अभी कई किसानों में क्या है, एसएनएफ नहीं आ रहा है। कई महाराष्ट्र के, कल मैंने लेक्चर लिया यहाँ पे एनडीडीबी में, तो उन्होंने पूरे मुझे डेटा भी दिखाए, कई के एसएनएफ 7.2 आ रहे हैं और मेरे फार्म का एसएनएफ 8.7 आ रहा है। अमूल डेयरी 8.5 एसएनएफ से नीचे दूध का दाम कम देती है, स्टैंडर्ड है, गाय में होना चाहिए इतना। अगर नहीं आ रहा है तो आप कहीं गलत कर रहे हो। तो पहले क्या नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की बात कर दी मैंने, वो आपके में नहीं होना चाहिए, यानी जानवर को तगड़ा खिलाओ प्रेगनेंसी में। दूसरा, लेस प्रोटीन एंड एनर्जी डाइट जो खिला रहे हो, तो प्रोटीन कम है, एनर्जी कम है, मिनरल मिक्सचर कम है। तो मेरे एनिमल को मैं 100 ग्राम अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर देता हूँ जो दूध निकालती है। लिख लीजिए, 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर उसको देना पड़ेगा, उससे एसएनएफ बहुत ही बढ़िया आता है। एनडीडीबी से एक रिसर्च हुई है, उन्होंने ये
समृद्धि करके एक सप्लीमेंट बना है, मेरे मेरे स्टूडेंट ने बनाया है ये, और बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। और ये अगर एसएनएफ कम आता है, आप अगर मार्केट में दूध दे दो तो कोई पूछेगा नहीं कि भाई एसएनएफ कितना लेके आया है, लेकिन कहाँ डेयरी में जाओगे कहीं पे देखे तो एसएनएफ देखेंगे, फैट एंड एसएनएफ पे दूध लेते हैं, वहां आपको परेशानी आ सकती है। नेक्स्ट, अब डीडीजीएस की एक नई प्रोडक्ट आई है, डिस्टिल ड्राई ग्रेन एंड विथ सॉल्यूट, यानी डिस्टिल ड्राई ग्रेन सॉल्यूट, विथ नहीं आएगा, सॉल्यूट आएगा। ये डीडीजीएस अभी अपने मोदी साहब ने पेट्रोल में इथेनॉल डालने के लिए बोला है। अभी 20%, 20% तक इथेनॉल डाल सकती हो, इससे ज्यादा नहीं। तो इथेनॉल बनता कहाँ से है? तो डैमेज राइस हो गई, डैमेज कॉर्न हो गया, डैमेज बाजरा हो गया, उससे कंपनियां अब निकली है, बनाती है, तो इथेनॉल निकालती है। इथेनॉल निकालने के बाद जो मटेरियल रह जाता है, वो मटेरियल में प्रोटीन ज्यादा होता है। हमने एस्टिमेट किया 45% तक प्रोटीन होता है, यानी 1 किलो डीडीजीएस में आपको 450 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आपके जो गाय ज्यादा दूध देती है शंकर, आप उसको दोगे तो आपका जानवर वीक नहीं पड़ेगा डिलीवरी के बाद, उसकी चमड़ी एकदम शाइनिंग ब्लैक क्रॉसब्रीड होगी तो ब्लैक कलर की शाइनिंग मारेगी, वो हीट में जल्दी आएगी। इसके खिलाने के बाद मेरे जानवर अब एक सर्विस से प्रेग्नेंट होना शुरू हो गए हैं। तो डिलीवरी के बाद जल्दी प्रेग्नेंट हो, वो भी आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको प्राधान्यता देना पड़ेगा। ये आपका डीडीजीएस होगा। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो, प्रोटीन 38 to 40%, 40 to 47%। राइस डीडीजीएस देखो 43 to 47 दिख रहा है, उसमें एनर्जी भी है। देखो कितनी एनर्जी है, 3000 से 3500 किलो, यानी इतनी एनर्जी भी आप दे रहे हो। मॉइस्चर 10 से 12% है। अब अभी मेरे गोडाउन में 150 बैग पड़ी है ये, यानी आप रख भी सकते हो, आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। और इससे डीडीएस में ईस्ट है, वो आपके एमाइनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन के, उसको सुधारने में बहुत काम करता है। इससे दूध बढ़ता है, उसकी प्रेग्नेंट होने की क्षमता बढ़ती है, और उसका जानवर का विकास भी होता है। नेक्स्ट, 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 अब गाय की मैनेजमेंट की बात की तो भाई आपको भैंस को 2.5 किलो पे 1 किलो दाना देना है, और गाय को 3 किलो दाना देना है। ये आपकी बात कही 60 दिन में खाने के बाद इसको आपको में आ जाना चाहिए। 60 दिन के बाद आपको प्रेग्नेंट देना चाहिए। रफेद अच्छे से खिलाना, टॉप क्वालिटी का रफेद देना चाहिए। जैसे बताया ना, अब कई लोग चावल का देते हैं, नहीं दो, आपका जानवर वीक पड़ता जाएगा और बॉडी से निकलता जाएगा। कई लोग गन्ने का ऊपर का पोर्शन देते हैं और बहुत खिलाते हैं महाराष्ट्र में, तो जानवर वीक पड़ जाता है। वो भी आपको 5 किलो से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। तो कई लोग अब करनाल में गाय को 3 बार धोते हैं, तो उसे 10 से 15% दूध बढ़ जाता है। लेकिन आपकी गाय 30 लीटर से ऊपर होनी चाहिए, एक गाय नहीं, आपकी ये उससे ज्यादा खिलाना पड़ेगा अगर आपने वो किया तो, ज्यादा धोया तो। नेक्स्ट, ये ड्राई काऊ के लिए कॉन्सेंट्रेट है, मिल्क काऊ के लिए है, लिखा है मैंने। अब मिल्किंग करना है, मिल्किंग एकदम कंप्लीट हो रही है, हैंड मिल्किंग है, मशीन मिल्किंग है, आपके देख सकते हो, हाथ से भी धो सकते हो, मशीन से भी धो सकते हो। पहले देसी गाय भैंस को नहीं धोते थे मशीन से, अब मशीनें आ रही है, और देसी गाय को आप संकर गाय को मशीन से धो सकते हो। नेक्स्ट, धोने की टेक्निक है हैंड मिल्किंग, स्ट्रिप मेथड, फुल एंड नकलिंग। पहले देख रहे हैं तो स्ट्रिप वाली है, फर्स्ट तो हैंड मिल्किंग है, फुल देख सकते हैं, स्ट्रिप देख सकते हैं, और नकलिंग देख सकते हो, बीच वाली अपने अंगूठा मोड़ के करने वाली इजी होती है, लेकिन उसकी जो आंचड़ है वो बिगड़ जाते हैं। अब मशीन मिल्किंग की बात है तो ये सब वैल्यूज दी है, लेकिन मशीन मिल्किंग आप जब लाओगे तब वो अपने कंपनी वाला आपको बताएगा। नेक्स्ट, ये आप वीडियो दे सकते हो अभी,
अच्छा, आप लेक्चर पाओ 2 मिनट। बनाइए कॉलेज चला नहीं बताओ आप। ये देख सकते हैं आप भाई, अभी मिल्किंग के लिए क्या कर रहे हो, उसका क्लीनिंग, हैंड क्वार्टर साफ करना चाहिए, पाँव साफ करना चाहिए, एंटीसेप्टिक जब देखा आपने वो सब अंदर है। नेक्स्ट, ये मिलकर की सफाई होनी चाहिए भाई, उसको डिजीज नहीं होना चाहिए, टोपी पहनी होनी चाहिए, ये सब है। एनवायरमेंट क्लीन होना चाहिए, आपने देखा कि मिल्किंग पार्लर बिल्कुल क्लीन था, है ना, सफाई होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हाउसिंग की बात करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं स्टोरी कहूंगा आपको, छोटी सी स्टोरी है। एक किसान ने, बंदे ने अपना डेयरी फार्म चालू किया, बंद हो गया, फिर से चालू किया, बंद हो गया। फिर गुजरात में, पूरे गुजरात में घूमा, उसको 3 मुद्दे देखने को मिले। उसमें से पहले हाउसिंग की बात की उसने। जो जानवर का घर होना बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत फुल्ली वेंटिलेटेड होना चाहिए। दूसरा मुद्दा क्या है, जानवर का सिलेक्शन, पसंदगी, और तीसरा उसका जो प्रेग्नेंट करने का जो डोज आता है वो। तो उस बंदे ने उस टाइम पे कनाडा से डोज मंगवाए थे, 1400 रुपए एक डोज का, थ्रू एनडीडीबी। अब उसके पास अभी 35 लीटर से नीचे कोई कम नहीं है। उसका हाउसिंग देखोगे, यानी वहां पे जाके सो जाओगे तो आपको ऐसा लगे यहाँ सो जाए, इतनी हवादार पूजा होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो ऊपर का रूफ होता है वो बहुत छोटा बनाते हो, नीचे बनाते हो, हवा नहीं जाती है, जानवर को गर्मी लगती है, जानवर दूध कम निकालता है। संकर गाय को ज्यादा गर्मी लगती है, देसी गाय को गर्मी कम लगती है, क्योंकि उसमें पसीना निकालने वाली जो ग्रंथि होती है, देसी गाय में बेक बेक टाइप की होती है, चमड़ी के ऊपर के भाग में होती है और ज्यादा मात्रा में होती है। इससे विरुद्ध संकर गाय में है, इसलिए उसको ज्यादा गर्मी लगती है, और उसको गर्मी को निकालने के लिए अपनी वो एनर्जी जो होती है दूध के लिए चाहिए, वो वहां पे यूज करता है, तो उसका दूध कम हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे तो बड़े बड़े संकर गाय के फार्म में, प्योर एचएफ के फार्म में गर्मी के टाइम पे पंखे लगाने पड़ते हैं। देसी गाय के फार्म पे पंखे लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हाउसिंग जो होना चाहिए वो बहुत ही टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। आपके जितने आपके पास जितनी आमदनी है क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जहां जानवर खड़ा रहता है वहां से कम पक्का बना, कम से कम, और खाने वाली जगह पक्की बना, बस। बाकी का उसको छोड़ो, घूमे फिरेगा,
तो आप देखो कितना चाहिए एरिया, एक 14 फीट बाई 5 फीट, यानी कम से कम 50 से 60 स्क्वायर फीट एक जानवर को चाहिए। आगे उसको आप हरा चारा डालोगे, सूखा चारा डालोगे, दाना डालोगे। गमन 2 फुट की चाहिए, खड़े रहने के लिए 5 फीट चाहिए, 6 फीट चाहिए, 1 फीट गटर, बाकी की ओपन जगह है। तो कुल मिला के उसको 50 से 60 स्क्वायर जगह चाहिए, यानी 10 गाय के लिए 500 स्क्वायर फीट ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको पक्का चाहिए, मेंजर पक्का करो, वो बैठ सके। फ्री के टाइम पे मिट्टी में बैठेगी, दूध खाने के टाइम पे पक्के फ्लोर पे आ जाएगी, ताकि फ्लोर आप क्लीन कर सकती हो धोने के टाइम पे, उसको ज्यादा अच्छा लगे, आपका दूध अच्छा बनेगा। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं, कन्वेंशनल बार्न, लूज हाउसिंग, फ्री रेंजिंग, अलग अलग तरह के हैं। नेक्स्ट, ये कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, ये सिंगल रो है, एक साइड जानवर बांध के खा सकते हैं। नेक्स्ट, ये डबल रो है, यानी मुंह सामने आता है या पूंछ सामने आती है, दो तरफ के होते हैं ये डबल रो। नेक्स्ट, इसको हेड टू हेड सिस्टम कहते हैं। मुंह एक सामने आता है, बीच में से ट्रैक्टर निकलता है, आपको जो चारा वाला आता है वो डालते जाते हैं। नेक्स्ट, ये पीछे वाला है, इसमें हीट डिटेक्शन अच्छे से कर सकती हो। नेक्स्ट, ये लूज हाउसिंग है, जानवर घूमता फिरता रहता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसमें पानी की देखिए अब कितना क्लीन पानी है ना। तो आपको इसको व्हाइट वॉश करना है, उससे कैल्शियम भी जाता है जानवर के शरीर में और पानी अच्छा मिलता है, और हर वीक को उसको धो के साफ करना पड़ता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब ये डायमेंशन हाउसिंग के हैं, घर के, आप देख सकते हो भाई। सेंट्रल पैसेज जो होता है 1.8 का होना चाहिए, मेंजर 0.6, स्टैंडिंग स्पेस 1.5 मीटर, गटर 0.3, साइड पैसेज 1, तो 5.2 मीटर का होता है ये लंबाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सी हमें जानकारी मिली। वैसे तो ये सेशन बहुत बड़ा होना चाहिए, बट आपने बहुत कम समय पर सारी बातें बता दिया, क्योंकि ये जो टॉपिक की हम बात करें फार्म मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो जैसे मैं कुछ बहुत बताना चाहूंगा, पूरा तो बताने के लिए समय नहीं इतना हमारे पास, बट जो भी जो इसका जो सारांश है, जैसे कि सर ने 4 पिलर्स बताया। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रीडिंग हो गया, फीडिंग हो गया, वेडिंग हो गया, हीडिंग हो गया, ये 4 बहुत जरूरी है। इसी से पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट शुरुआत होती है। फिर कुछ कुछ जो खास बातें, जैसे बछड़ी का वजन जो है, तो हम हमेशा गलतियां करते हैं नापने में, लेकिन उससे नापना बहुत जरूरी है। यानी मिल्क फीडिंग के कुछ तरीके हैं जो भी हम सर ने हमें बताया, और डीवॉर्मिंग के बारे में जो सर ने बताया, पूरा एक शेड्यूल बताया कि आप लोग को इस तरह फॉलो करना चाहिए, ताकि आपको फिर ध्यान रहे हमेशा कि क्या क्या जरूरी है पशु के लिए, ताकि कोई बीमारी ना पकड़े उसे और नुकसान ना हो किसानों का। और जो एसएनएफ की बात करते हैं, फैट पे तो हम फोकस कर लेते हैं, पर एसएनएफ भी उतना ही जरूरी है। तो वो डाउन क्यों हो रहा है, उसके रीजन भी सर ने हमें बताए हुए हैं। एक सबसे खास बात जो हमें क्लीन मिल्क प्रोडक्शन की जो बात करते हैं कि अच्छा दूध, स्वच्छ दूध कैसे हम लोग उत्पादन कर सकते हैं, सर ने वीडियो के माध्यम से हमें वो भी बताया, और उसके बाद सर ने एक्सप्लेन भी किया। अगर हम सभी चीजों पे ध्यान दे देते, लेकिन एक चीज जो है जो इग्नोर हो जाता है, वो होता है हाउसिंग का, उसका घर कैसा होना चाहिए। इसके कारण बहुत पशुपालक लोग को नुकसान उठाना पड़ता है। तो हाउसिंग मैनेजमेंट सर ने बताया कितने अलग अलग टाइप के, आप अपनी तरीके से एक हाउसिंग बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हेड हेड वाला बना है, टेल टेल वाला बना है, वो आप बना सकते, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसके जो एरिया है, हवा जा रही है कि नहीं जा रही है, पशु को ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो सब जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ अभी हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं, ये वाला जो आज का हमारा सत्र था। मैं इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के वो यहाँ पर आए, अपना अपना जो भी एक्सपीरियंस था वो हम सबके बीच में शेयर किया, जो हम सबके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो इसी के साथ आप सबसे विदाई लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।